पढ़ लिखकर भी युवा बेकार बैठे हैं, पढ़ लिखकर भी युवा बेकार बैठे हैं। डिग्रियों वाले भी देखो लाचार बैठे हैं। जिन्होंने रोजगार देने का वादा किया था वो कुर्सियों पर मुस्कुराए बैठे हैं। यह तंज है सरकार की उन नीतियों पर जो कि आज 70 साल बाद भी अपनी जनता के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पा रही है। एक समय ऐसा था जब माता पिता कहा करते थे कि बेटा पढ़ लिख लो, नहीं तो तुम्हें भी हमारी तरह ही खेती करनी पड़ेगी और अपना गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि पढ़ने लिखने के बाद भी, ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं और लोग इस हालात में है कि वे कुछ भी काम करने को तैयार है। आज खेती करने वाला व्यक्ति सुखी से रह रहा है, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति आज बहुत ही शर्मिंदा है, क्योंकि उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है समाज की, लोगों की, कि आज इतना पढ़ने लिखने के बाद भी तुम किसी लायक नहीं हो। आज हम सीखेंगे इसी तरह के एक व्यक्ति की आत्मकथा जो पढ़ लिख तो लिया है लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, बेरोजगार है। तो चलिए देखते हैं। मैं एक शिक्षित होकर भी बेकार हूँ, बेरोजगार हूँ। मेरे लिए यह बेरोजगारी एक ताना है। मैं एक पढ़ा लिखा बेरोजगार व्यक्ति हूँ, मेरे पास किसी भी तरह का काम नहीं है। आज बेरोजगारी का वर्ड मेरे लिए एक ताना बन चुकी है, क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति भी आज कोई न कोई काम करके अपना गुजारा चला लेता है, लेकिन आज पढ़ने लिखने के बाद भी मुझे किसी भी तरह का काम नहीं मिल रहा है। मेरे पास समय ही समय है, इसलिए मैं अपने बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ। बहुत सी बातें दिमाग में आती हैं। अंत में मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि कमी मुझ में नहीं, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे सरकार की नीतियां यह जिम्मेदार हैं। मैं दिन भर हमेशा फ्री रहता हूं और हर समय मेरे दिमाग में यह बात चलती रहती है कि मैं क्यों इस तरह का हूं, मुझे क्यों जॉब नहीं मिल रही है, मुझ में ऐसी क्या कमी है। लेकिन अंत में मैं यह निष्कर्ष पे पहुंचता हूं, मुझे यह समझ में आता है कि कमी मुझ में नहीं है, कमी हमारे सरकार में है, सरकार की नीतियों में है। क्योंकि आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था इस तरह की है कि शिक्षा पूरी करने के बाद अगर हम कहीं जाते हैं तो यह शिक्षा, इस शिक्षा का कोई मतलब नहीं निकलता है। लोग हमसे जो पूछते हैं वह बातें हमें शिक्षा में सिखाई जाती नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना जरूरी है। यह है हमारा प्रस्तावना का पार्ट। आगे देखते हैं। मेरे दिल में बहुत से अरमान थे, मैंने कठोर परिश्रम करके अपनी विद्यालय की शिक्षा पूरी की। उसके बाद मैंने डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, स्कूल की पढ़ाई पूरी की बहुत ही मेहनत करके, और कॉलेज की पढ़ाई की पूरी मेहनत करके। और मेरे बहुत से अरमान थे कि मैं ये पढ़ाई कर लूँगा तब मुझे जॉब मिलेगी और मैं ऑफिस में जाऊँगा, सुबह जाऊँगा, शाम को आऊँगा और लाइफ अच्छी तरह से कटेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पदवी तो मिली कि मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन नौकरी नहीं मिली। नौकरी न मिलने से मुझे लगता है कि जैसे मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं है। मुझे पदवी तो मिल गई कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे एक सर्टिफिकेट दे दिया गया सरकार की तरफ से, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। और आज मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी मेरे ऊपर बोझ हो गई है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। अगला पहला देखते हैं। मैंने नौकरी पाने के लिए बहुत प्रयत्न किए लेकिन सफलता नहीं मिली। जहाँ भी गया वहाँ यही सुनने को मिला, नो वैकेंसी, कोई जगह खाली नहीं है। नो वैकेंसी का मतलब होगा कोई जगह खाली नहीं है। मैंने नौकरी पाने के लिए बहुत प्रयास किए, मैं बहुत जगह गया, लेकिन हर जगह मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन हर जगह मुझे यही सुनने को मिला कि यहाँ पर खाली जगह नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरह का काम तुम्हारे लिए नहीं है। बहुत सी जगह इंटरव्यू दिया, ऑनलाइन अलग अलग कंपनियों में आवेदन किया, मुझे जानने वालों से सिफारिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मैंने हर जगह इंटरव्यू दिया, ऑनलाइन मैंने फॉर्म भरे जगह जगह कंपनियों में, और मैंने मेरे जानने वालों से भी कहा कि कहीं पर अगर नौकरी हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन हर तरह की कोशिश मैंने कर ली, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला, मुझे जॉब नहीं मिली। असफलता और निराशा के कारण अब मुझे अपने शिक्षित होने पर गुस्सा आने लगा है। जॉब न मिलने की वजह से मुझे निराशा होने लगी है और मुझे अब अपने आप पर गुस्सा आने लगा है कि मैं इतना पढ़ा लिखा क्यों हूँ, मैंने पढ़ाई क्यों की। यह कैसी शिक्षा है, ऐसी शिक्षा का क्या मतलब जिससे मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है।
आज शिक्षित होने के बाद भी मैं बेरोजगार हूं और अपने माता पिता पर ही निर्भर हूं। ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है? इस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद भी मैं बेरोजगार हूं, मुझे किसी भी तरह का कार्य नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है और आज भी मैं 2 वक्त के खाने के लिए अपने माता पिता पर निर्भर हूं, जबकि मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। मेरा शरीर कठिन श्रम का कार्य करने के लायक नहीं रह गया है। मैं वर्तमान शिक्षा पद्धति और सरकार दोनों को कोसता रहता हूं। मेरा शरीर किसी कठिन कार्य को करने के लायक नहीं है, क्योंकि मैंने अपना आधा जीवन शिक्षा को ग्रहण करने में लगा दिया है। जिस समय मुझे मेहनत का काम करना चाहिए था, अगर मैं पढ़ाई नहीं किया होता तो मैं खेती करता या किसी कंपनी में जाकर, लोहे की फैक्ट्री में जाकर काम करता, तो मुझे शायद ही कुछ पैसे मिल जाते। लेकिन आज मेरा शरीर किसी कठिन कार्य को करने के लायक नहीं है और मैं इसके लिए जिम्मेदार सरकार को ठहराता हूं, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं शिक्षा को लेकर वह सही नहीं है। आज हमें जो शिक्षा में सिखाया जाता है उसका एक भी हिस्सा नौकरी जब हम करने जाते हैं तब उसके किसी काम का नहीं होता। उस समय जब हम नौकरी के लिए जाते हैं तो इस शिक्षा का कोई भी वहाँ पर महत्व नहीं होता है। ऐसी कोई शिक्षा हमें स्कूल में या कॉलेज में नहीं दी जाती है जिसका जाकर आगे हमें नौकरी के लिए कोई उपयोग हो। अगला पैरा देखते हैं। मैंने अपने आप को व्यस्त रखने के लिए घर के छोटे मोटे काम करने लगा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए मैंने अपने आप को बिजी रखने के लिए घर के छोटे मोटे काम करने लगा। पास पड़ोस के लोगों की उनके कामों में मदद करने लगा, लेकिन मेरे लिए लोगों के व्यवहार से साफ दिखने लगा था कि वे मुझे एक फालतू आदमी समझ रहे हैं। आस पड़ोस के लोग अगर उन्हें कोई भी काम में ज़रूरत पड़ती थी तो मैं जाकर उनकी हेल्प कर दिया करता था, लेकिन उनके व्यवहार से ऐसा लगने लगा ये मुझे बेकार आदमी समझ रहे हैं जो कि किसी काम का नहीं है। ये आकर यहाँ वहाँ घूमता है और लोगों का काम कर देता है, और वे मुझसे अपना काम करवा लिया करते थे। अपने घर वालों के सामने जब किसी भी विषय पर चर्चा होती थी, मुझे अपने विचार उनके सामने रखने की हिम्मत नहीं होती थी। जब भी मेरे घर पे किसी गंभीर विषय पर बात होती, चर्चा होती, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी माता सभी लोग बैठते थे। वे आपस में मशवरा, राय, विचार, चर्चा किया करते थे, लेकिन उस समय मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कुछ बोलूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एक बेकार युवक की बातों का किसी पर क्या वजन पड़ेगा, कोई मेरी बात क्यों सुनेगा। मुझे अपनी बात रखने में बहुत ही संकोच होता था, क्योंकि मुझे लगता था कि एक बेकार युवक की बातों का किसी पर क्या वजन पड़ेगा और वे मेरी बात सुनेंगे ही क्यों। मुझे महसूस होने लगा कि धीरे धीरे मैं अपने ही लोगों की निगाहों में गिरता जा रहा हूँ। मुझे अब धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई है, लोगों की निगाहों में मैं गिर रहा हूँ। अपने समाज में, अपनी बस्ती में और अपने घर में ही मेरी बुराई होने लगी। बात बात में मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाने लगी। मेरे समाज में, मेरे बस्ती में, मेरे मोहल्ले में मेरी बुराई की जाने लगी और छोटी छोटी बातों को लेकर भी लोग मुझे ताना मारने लगे थे और मेरी इंसल्ट करने लगे थे, मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगे थे। मेरे एक मित्र ने सहानुभूति दिखाते हुए मुझे 1-2 ट्यूशन दिला दिए, जिससे मेरा जेब खर्च तो चल जाता। मेरे एक मित्र ने मेरी बेकारी और लाचारी को देखते हुए मुझे 1-2 ट्यूशन दिला दिए थे। सहानुभूति का मतलब होगा हमदर्दी, और ट्यूशन दिला दी जिससे मेरे जेब खर्च, मेरा जो खर्च था डेली खर्च, वो निकल जाता था। जब मुझे फीस मिलती उन कुछ रुपयों को देखकर नौकरी का अभाव और भी ज़्यादा खलने लगता था। जब ट्यूशन्स की फ़ीस मुझे मिलती थी उस समय उन कुछ रुपयों को देखकर मैं बहुत ही अपने आप को लाचार महसूस करता था। अगर मेरे पास नौकरी होती तो मेरे पास इतने रुपए तो आ ही जाते कि मैं अपने आप के खर्च और अपने पूरे परिवार के खर्च उठा पाता। मुझे अपने परिवार के सदस्यों का अपमानजनक व्यवहार भी झेलना पड़ा। भाभी ताने देती थी और भाई साहब टोकते रहते थे। मेरे परिवार ने भी मुझे कम नहीं ताने दिए। मेरे परिवार के ताने भी मैंने बहुत सुने थे। मेरी भाभी हमेशा ताने दिया करती थी कि देवर जी कब तक तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहोगे और अपने भैया के छाती पर मूंग दलोगे। छाती पर मूंग दलने का मतलब होता है कि बोझ बनकर पड़े रहना।
उनके इस व्यवहार से मुझे बहुत दुख होता था। मोहल्ले के अन्य नौकरी पेशा नौजवानों का उदाहरण देकर मुझे नौकरी करने का उपदेश दिया जाता था। उनके इस तरह के व्यवहार से मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती थी और मैं शर्मिंदा महसूस करता था कि मैं इनके ऊपर बोझ क्यों बना हुआ हूँ। और हमारे मोहल्ले के कुछ नौजवान जो जॉब पर जाया करते थे उन्हें देखकर मुझे उपदेश दिया जाता था, सलाह दी जाती थी कि तुम भी इनकी तरह जॉब करो और पैसे कमाओ। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाकर मजा लेते थे। मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़ केवल माँ ही समझती थी, मेरा साथ देती थी। कुछ लोग तो मेरी इस लाचारी का, बेरोजगारी का, मेरे पास जॉब न होने का मजाक उड़ाया करते थे और हंसते थे, लेकिन केवल एक माँ ही थी मेरी जो मेरा दर्द समझती थी, मेरी लाचारी समझती थी और मुझे मेरा साथ देती थी और कहती थी कि बेटा तू इनकी बातों का बुरा मत माना कर, तुझे एक दिन जॉब ज़रूर मिलेगी। अगला पैराग्राफ देखते हैं। देश में आज तक बेकारी, बेरोजगारी दूर करने के बारे में बहुत चर्चाएं हुई हैं और कुछ योजनाएं भी बनी हैं। देश में बेकारी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत सारी चर्चाएं हुई और योजनाएं भी बनी हैं और इन योजनाओं का लाभ भी बहुत से लोगों ने लिया है, परंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण मैं उनसे कोई लाभ नहीं ले सका। बेकारी में ही इतने वर्ष बीत गए। जनसंख्या वृद्धि के कारण मैं इन योजनाओं का लाभ नहीं ले सका, मतलब कि आज अगर सरकार की तरफ से नौकरी के लिए 2000 भर्तियां निकल जाए तो 10 से 20 लाख फॉर्म वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में सरकार किसे किसे जॉब देगी और किसे किसे जॉब मिलेगी, तो 2000 को छोड़कर बाकी के जो बचेंगे वे बेरोजगार ही तो कहलाएंगे। मैं भी उन्हीं में से एक रह गया और इतने वर्ष बीत गए बेरोजगारी में, आज मैं बेकार पड़ा हूँ। अब अपने कस्बे, गांव से, तानों से, लोगों की जिल्लत से दूर जाकर किसी महानगर शहर में मेहनत मजदूरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इस कस्बे से, इस मोहल्ले से, इस ताने भरी ज़िंदगी से, इस जिल्लत से दूर जाकर कहीं शहर में, किसी महानगर में जाकर मेहनत मजदूरी करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। सरकार से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है कि सरकार मुझे अब किसी भी तरह की नौकरी देने वाली है। अब सिर्फ एक लाइन याद आती है, अपना हाथ जगन्नाथ। इसका मतलब होगा कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे हाथ क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की निबंध अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस निबंध को आप अच्छी तरह से रीड करिए, देखिए और एग्जाम्स में लिखिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।